नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम का खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी की, जहां कुछ दबंगों की दबंगाई देखने को मिली है। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी के आढ़ती के साथ कुछ दबंगाइयों ने मारपीट की, जिसका सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दबंगाइयों ने लाठी डंडे से युवक के हाथ पैर पर चोट मारी, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। पीड़ित पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी के आढ़ती के साथ कुछ दबंगाइयों ने मारपीट की, जिसका सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो में देखा जा रहा है कि किस प्रकार से 4 से 5 युवक आकर लाठी डंडों से मारपीट करते हैं। इसमें आढ़ती के हाथ पैर में गंभीर चोटें लगी हैं। विवाद इस बात पर हुआ कि आढ़ती का रिक्शा सड़क पर था, लेकिन सड़क पर आने जाने वालों के लिए आढ़ती ने रास्ता छोड़ा हुआ था, मगर दबंग युवक बहस में उसे हटाने के लिए कहते हैं और मारपीट पर उतर आते हैं, जिसका सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। पीड़ित पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहा है, जिससे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। अब देखना ये होगा कि पीड़ित को इंसाफ मिल पाता है या नहीं, या गुंडाराज यूं ही चलता रहेगा। आखिर कब तक आम जनता पिटती रहेगी और पुलिस का डंडा शांत रहेगा। ये अटक लड़ाई लड़ रहे थे, आगे मारपीट करके गए हैं सरियन से, बस और छीना छपती करी है। ये किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? बात पर ये था, एक रिक्शा खड़ा था, वो लोड आ रहा था, वो रिक्शा पलट रहा था। मैंने जैसे जो गई, नहीं भाई ना रुक जा, रिक्शा जा रहा है, मेरा नहीं है। तो वो कह रहा नहीं, आके गाली दे उठा था बुरी बुरी। मैंने कही भाई जा तू, फिर आया लौट के, बाकी बात सरिया से मारा हूँ और छीना चपटी करी है। कितने पैसे छीन के ले? क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, क्या मामला है? आरती के ऊपर मारपीट किया गया, सीसीटीवी कैमरा वीडियो वायरल हो रही है, क्या था ये बताइए? मामला था, रिक्शा ठाड़ा था पल्लेयार का, दूसरे का। हाँ, स्कूटी पे आए थे, आते बोला रिक्शा किसका है, क्या पड़ोसी ने बोला क्या पता नहीं किसका है। छोटा वाला ठाड़ा था, उसने कह रहा है रिक्शे को उठाओ गाय दे के। तो एक रिक्शा वाला तो आदमी था, वो पंड न करो, पंड दूंगा से। फिर पंड ने कह रहा था, तो छोटा वाला मेरा भाई है विजयपाल, उसके छोटे आ गए। उसने बोला था क्या भाई पंडरा क्यों, गरीब आदमी का रिक्शा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहनवीर। क्या था मामला? वीडियो वायरल हो रही है। भाई साहब, एक लड़का लेके आया था स्कूटर लेके, पहले तो यहाँ पे एक रिक्शा लोड हो रहा था, रास्ता पल्ली तरफ से जाने के लिए खाली थी, तो उसने आकर अपना वो स्कूटर रोक लिया, स्कूटी जो है, और बोला इसे हटाओ बहन के लोड़े, गाली गलौज करने लग गया, मैं इसे पलट दूंगा मैं। इसने मना कर दिया, भाई पलटो को गाय को, पल्ले का रास्ता उधर होकर निकल जाओ। इसी बात में थोड़ा सा विवाद हो गया, इन दोनों में गाली गलौज हो गई। रास्ता ना देने के लिए विवाद? नहीं, रास्ता तो खाली थी पहले सब जाने के लिए, वो तो दबंगी कर रहा था यहाँ पे आके। तो बोला अभी मैं तुम्हारा बहन हुई हूँ और अभी आता हूँ, 2 मिनट में तुम्हें बताता हूँ। फिर 5-6 लड़के लेके यहाँ पर तो सरिया लेके वो यहाँ पे कुर्सी बैठा था, ये आगे से सीधे मारपीट चालू कर दी सरिया लेके उसने। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की और। एक्सप्रेसवे लिंक रोड परियोजना के तहत साहूपुरा चौक व मलेरना के लिए बनाए जा रहे अंडरपास के बीच का हिस्सा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इससे कई गांव के लोगों को बल्लभगढ़ तक आने जाने में सुविधा हुई है। एक्सप्रेसवे निर्माण के कारण ये दोनों बंद कर दिए गए थे, ये दोनों ही रास्ते बंद थे। साहूपुरा चौक व मलेरना गाँव के लिए बनाए जा रहे अंडरपास बाईपास रोड को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक रोड के रूप में विकसित किया जा रहा है। सभी मुख्य चौराहों पर अंडरपास व फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। सेक्टर 62 के पास साहूपुरा चौक पर भी अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है। काम के लिए इस चौक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। ऐसे में बल्लभगढ़ की तरफ आने जाने वाले ट्रैफिक को मलेरना रेलवे ओवरब्रिज पास से लंबा चक्कर लगाकर यू टर्न करना पड़ रहा था। अब अंडरपास के बीच के हिस्से में पिलर बनाने में गाटर रखने का काम शुरू हो चुका है। नीचे के हिस्से को ट्रैफिक के लिए खोलने से साहूपुरा, सुनपेड़, फतेहपुर, डीग आदि के लोगों को सहूलियत हुई है। वहीं वाहन चालकों की माने तो शहर आने जाने के लिए लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा। इस अंडरपास से काफ़ी फ़ायदा लोगों को मिलेगा। जो ये अंडरपास बना है, इस पे 25 से 30 गांव लगते हैं और सभी को सुविधा मिली है। नहीं तो वाहन को 1 किलोमीटर आगे चलकर यू टर्न लाना पड़ता था और अंडरपास होने से अब दुर्घटना भी नहीं हो पाएगी।
मेरा पप्पन चौधरी। पप्पन जी, अंडरपास चालू कर दिया, कितना फ़ायदा है? बहुत फ़ायदा हो गया ये अंडरपास चालू होने से। हाँ, यातायात में सुविधा हो गई है, लोग आवाजाही कर रहे हैं, चारों तरफ से रास्ता खोल दिया। पहले कैसे जाते थे बंद था ये? पहले बहुत परेशानी होती थी, साइडों में घूम घूम के जाना पड़ता था, कभी इधर से कभी उधर से, कभी रॉन्ग साइडों से। अब बढ़िया कर दिया। तो एक्सीडेंट की होने की संभावना है कुछ पहले? हाँ, पहले एक्सीडेंट भी हुए थे पहले कई बार। अब उनमें भी सुधार आएगा। हाँ, उनमें भी आएगा। और क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुखवीर है जी, सुखवीर जी, मलेना। अंडरपास बनाया गया, कितना फ़ायदा मिलेगा लोगों के यहाँ से? अंडरपास से तो बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, और जो ये रोड निकल रहा है इससे भी और कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 गुना यहाँ पे रेटों में इजाफा मिलेगा किसानों को, और चौमुखी विकास होगा, क्योंकि बहुत लंबा रोड है, बड़ा रोड है। और अंडरपास जो बना है इस पे कम से कम 25-30 गांव लगते हैं इसी रोड पे, सभी को बड़ी सुविधा मिली है। नहीं तो 1 किलोमीटर आगे से यू टर्न लेकर के आना पड़ता है, 1 किलोमीटर इधर से यू टर्न लेना पड़ता है। और एक्सीडेंट की बात करते हैं, एक्सीडेंट पहले ज़्यादा होते थे अंडरपास के बाद? अंडरपास के बाद तो एक्सीडेंट का नाम निशान ही नहीं रहेगा, क्योंकि सीधियाँ गाड़ियाँ आती थी तेज़ गति से, अब ऐसा है नहीं। तो ये तो माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने एक बहुत बड़ा तोहफा समाज को दिया है, और ये सभी लोग खुश हैं। क्या नाम है जी आपका? ताराचंद घुंटेला। कितना फ़ायदा मिलेगा इस अंडरपास चालू करने से? बहुत फ़ायदा मिलेगा भाई साहब। पहले कैसे जाते थे आप? ट्रैफिक लगता था, एक्सीडेंट होने के चांस होते थे काफ़ी। हाँ, अब बहुत आसान हो गया कि आराम से जाओ आओ आर पार। अच्छा। तो कितने किलोमीटर का सफ़र आपको उस समय तय करना पड़ता था फालतू? कम से कम 4 से 5 किलोमीटर। 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र? तो घूम के इधर से पेट्रोल पंप CNG पंप से आगे से घूम के आना पड़ता था, अच्छा। या इधर मलेना से आगे जाके कट मारना पड़ता था। तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इसमें? काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, बहुत सस्ता। तो पहले एक्सीडेंट भी हो जाता था? हाँ जी, काफ़ी हो गए हैं अभी। चलिए अब बात करेंगे बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में बने तालाब के बारे में। बल्लभगढ़ के सब्जी मंडी में बिना बारिश जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। स्थानीय दुकानदार और लोगों ने अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है तालाब बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में बना हुआ है, जो नालियों का गंदा पानी है। ज़्यादातर इस तरीके के नज़ारे बरसात के मौसम में आपको शहर में जगह जगह देखने को मिलते होंगे, लेकिन बिना बारिश के ही पूरी सब्जी मंडी जलमग्न हो चुकी है। स्थानीय दुकानदार ग्राहकों से इस जल भराव की निकासी के बारे में कई बार मार्केट कमेटी के अधिकारियों को लिखित में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अधिकारियों का उस शिकायत की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। पिछले कई दिनों से इसी तरीके से पूरी सब्जी मंडी में सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे ना तो सब्जी विक्रेता की सब्जी बिक पा रही है और ना ही ग्राहक मंडी में पहुंच पा रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि लगातार शिकायत करने के बावजूद भी ना तो नगर निगम के अधिकारी इस समस्या की तरफ ध्यान दे पा रहे हैं और ना ही इस समस्या का समाधान कर पाए हैं, और ना ही मार्केट कमेटी के पदाधिकारी। फैजाबाद की बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी है, जहां पर सीवरेज का पानी पूरी मंडी में घुसा हुआ है, जिसके चलते यहां आढ़तियों की सब्जी का नुकसान हो रहा है, बल्कि उन्हें अब तबीयत खराब होने का भी खतरा सता रहा है। ये समस्या हल्की सी बारिश के बाद भी कई दिनों तक बनी रहती है, और इसी को लेकर मंडी आढ़तियों ने मंडी सेक्रेटरी को कई बार शिकायतें भी लिखी हैं, पर उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता, जिसको लेकर वो काफ़ी परेशान हैं। इसमें बहुत गंदी स्मेल आ रही है, ठीक है ना। और इसके आप देखो यहाँ से लेके पूरा रास्ता चारों तरफ से बंद, रास्ता ही नहीं आने जाने का। यहाँ तक कि लोकल बंदा भी जो है, सब्जी मार्केट है, अनाज मंडी है ये, और उसमें किरानी दुकानें भी हैं, तो बंदा ग्राहक भी नहीं आ पा रहे हैं। जब गंदे पानी में कौन घुसेगा, और फिर कहीं से भी रास्ता हो तो भी आसानी हो जाए, रास्ता है ही नहीं। दुकानदार भी लगभग खाली बैठे हुए हैं, यानी कि बिजनेस पे भी फर्क पड़ता है इस चीज़। शिकायतें दी हैं कभी क्या नगर निगम? हाँ, शिकायत दी है जी। इससे पहले हल्की बारिश होती है तब भी पानी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन प्रॉपर समाधान नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज तो कोई बरसात नहीं हुई, उसके बावजूद भी। लेकिन अभी क्या है, सीवर लाइन की कुछ लाइन जा रही थी, तो यहाँ से कोई टूट गया है, वो उसकी वजह से बैक में मारा पानी पूरा। लेकिन आप देखो, एक बार दिखाओ उसको, यहाँ से लेके वहाँ तक आप देखेंगे पूरा बदबूदार पानी है, काफ़ी पानी है, और पानी भी कोई इतना परेशानी हो रही है इस बीच से। परेशानी कितनी हो रही है? परेशानी बहुत ज़्यादा है जी। यहाँ तो कस्टमर भी आने में बहुत दिक्कत कर रहा है। बाकी क्या करें, तो सरकारी काम में जब
वही लोग ध्यान नहीं दे रहे तो हम लोग क्या कर सकते। आपकी हलवाई की दुकान है, आपका जो सामान बन रहा है उसमें भी पानी मतलब पूरा भरा पड़ा है, नीचे काम करने में दिक्कत आ रही है लेबर को, गंदे पानी में, सीवर के में। बहुत गलत लग रहा है, मगर क्या करें, हमारी मजबूरी है। तो अधिकारी को यहाँ से नगर निगम से कोई अधिकारी आया था, नहीं आया था यहाँ? बाबू जी यहाँ कोई नहीं आया। शिकायतें दी हैं क्या आपने? कोई शिकायत की आपने कोई किसी से? बाबू जी कंप्लेंट कर रखी है, मगर वो थोड़ा पाइप लीकेज बता रहे हैं, वो सही होगा जब। कब से भरा हुआ है ये? तो बाबू जी कल शाम से, सुबह से। में बात करेंगे अब तिगांव विधानसभा क्षेत्र की। तिगांव विधानसभा क्षेत्र के तिगांव CHC सरकारी अस्पताल में निःशुल्क ग्रामीण बाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर तिगांव विधानसभा के विधायक राजेश नागर मौजूद रहे। विधायक ने शिविर में पहुंचकर मौके पर शिविर के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। करीबन हजारों बच्चों ने इस शिविर का लाभ उठाया और अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये नज़ारा तिगांव के CHC सरकारी अस्पताल का है, जहां पर निःशुल्क ग्रामीण बाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर तिगांव विधायक राजेश नागर मुख्य रूप से पहुंचे, जहां पर उन्होंने रिबन काटकर शिविर का शुभारंभ किया। करीबन हजारों की तादाद में बच्चों ने शिविर का लाभ उठाया और इस मौके पर विधायक ने बताया कि तिगांव क्षेत्र में इस तरह के निःशुल्क जांच शिविर आए दिन लगाए जाते हैं, ताकि बच्चों में किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी उत्पन्न ना हो। हरियाणा सरकार भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन कदम उठा रही है। देश प्रदेश में स्वास्थ्य के नए आयाम खोले जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये जांच शिविर GIMS ग्रेटर नोएडा, BK सरकारी अस्पताल फरीदाबाद और CHC सरकारी अस्पताल के सहयोग से लगाया गया है। इस प्रकार के रोगों की निःशुल्क जांच की जा रही है। इस नेक काम के लिए ग्रामीणों ने विधायक का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। फाउंडेशन NGO की तरफ से मुफ्त बच्चों की जांच का कैंप लगाया गया है, जिसमें PJ नोएडा की तरफ से वहाँ से 12 फैकल्टी आई हैं, जिसमें कि हार्ट स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिशन, स्किन स्पेशलिस्ट, उसके बाद जर्नल फिजिशियन, डेंटल, डाइटिशियन, इस तरह के 12 फैकल्टी यहाँ पे आए हैं। मेन बेसिक फोकस है कैंसर की तरफ रखा गया है भी, जिससे कि अगर बच्चों में अर्ली एज पे अगर कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो वो अपने देश के लिए ज़्यादा जो सेवाएं दे सकता है देश में। तो इसलिए ये अच्छा कैंप यहाँ पे आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे माननीय क्षेत्र के विधायक श्री राजेश नागर जी आए हैं और बढ़ चढ़ के सभी ने उत्साह लिया है। बच्चों की भीड़ बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और अब तक हमारी 1000 रजिस्ट्रेशन हो भी गई है और आगे भी हम इस तरह के कैंप लगाते रहेंगे। रोग यहाँ पर याद देख कर कौन कौन से रोगों के वो लगाए हैं यहाँ पे? सर हमारे कैंसर के डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, हड्डियों के डॉक्टर, उसके बाद दांत के डॉक्टर, उसके बाद हमारा जर्नल फिजिशियन, हाइट, BP हॉस्पिटल में बच्चे आए हैं और इसके लिए हमारे पंकज बांगा जी और उनकी बेटी प्रियंका बांगा जी का धन्यवाद करते हैं। और हमारे SMO साहब डॉक्टर अजय जी, जो इन्होंने इस तरह का कैंप यहाँ पहले भी लगाया था और आज बच्चों के लिए कैंप लगाया और PGI नोएडा की तरफ से ये कैंप लगाया है। क्या लगता है कि कितनी जांच जो है, कितने बच्चों की जांच जो है इसमें कैंप में होगी? 1000 के करीब तो अभी कार्ड जो बने हैं वो हो भी गए हैं और फिर कल शाम तक और 1-2 और बच्चों के इस तरह के कार्ड बन जाएंगे। अगर बात करें ह्यूमंस की, बच्चों की, तो लगातार इस तरीके के कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं बात करें पशुओं की तो लंपी वायरस से जो गायें हैं, गौ माता है, उसको लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस पर क्या कहेंगे? पहले थोड़ी इंजेक्शन की कमी थी और अब इंजेक्शन आ गए हैं और इस हर एक उसमें इंजेक्शन मिल रहे हैं और इंजेक्शन लगाए गए। और कोई संदेश जो आप दर्शकों को देना चाहें? मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह से जो बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब माँ बाप अपने बच्चों का चेकअप नहीं करा सकते, इस तरह के कैंप में आए और अपने बच्चों का चेकअप कराएं। चलिए खबरों में बात करेंगे अब चमेली वन में घूम रहे तेंदुओं के बारे में, जो कि काफ़ी मशक्कत के बाद अब पकड़ लिया गया है। होडल के गांव भुलवाना स्थित चमेली वन धाम की बनी में बीती रात तेंदुआ पकड़ा गया। वन विभाग की टीम को 9 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुओं को काबू करने में सफलता मिली। 6 सितंबर की रात को बनी में तेंदुआ देखे जाने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ था, लेकिन ग्रामीणों ने अब राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि बीती 6 सितंबर को होडल के गांव बुलवाना स्थित चमेली वन धाम की बनी में तेंदुआ घूमता हुआ देखा गया था, जिसके बाद मंदिर के महंत द्वारा इसकी सूचना पुलिस प्रशासन व वन विभाग की टीम को दी गई और तभी से वन विभाग की टीम कड़ी मशक्कत के साथ बनी के घने जंगलों में
तेंदुओं की खोज में जुटी हुई थी। बनी में घने जंगल होने के कारण टीम को तेंदुए को पकड़ने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन बीती रात को वन विभाग की टीम को तेंदुए को काबू करने में सफलता मिली। फिलहाल तेंदुए को वन विभाग की टीम द्वारा पिंजरे में कैद कर लिया गया है। वहीं मंदिर के महंत घनश्याम दास महाराज की माने तो 9 दिन पहले मंदिर की बनी में तेंदुए को घूमते हुए देखा गया था। तभी से जिला प्रशासन और उनके द्वारा भी ग्रामीण से लगातार सावधान रहने की अपील की जा रही थी और उन्हें बनी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाने दिया जा रहा था। पिछले 9 दिनों से लगातार ग्रामीण श्रद्धालु और मंदिर के महंत भी दहशत के माहौल में थे, लेकिन अब तेंदुए को वन विभाग की टीम ने काबू कर लिया है, जिसके बाद अब सभी ने राहत की सांस ली। वहीं वन विभाग पलवल के इंस्पेक्टर जयदेव की माने तो पिछले 9 दिनों से वन विभाग की टीम बनी में तेंदुए की खोज में जुटी हुई थी। बनी में घने जंगल होने के कारण तेंदुए को पकड़ने में काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बीती रात को तेंदुए को काबू कर लिया गया। हमारे दूर दूर से आने जाने वाले यात्री हैं, जो हम उनके पास भी न्यूज़ जाएगी तो वो भी यहाँ पे आवागमन करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे हज़ारों बंदर हैं, वो भी उनके लिए दाना नहीं डाल पा रहे हैं। अभी उनको भी आने जाने में दिक्कत थी, ताकि ये मतलब कि न्यूज़ उन लोगों तक जाएगी तो वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, आने जाने में उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो हम यही कहते हैं कि जो भी हमारा चमेलियन नाम है तो साक्षात परिचय देता है, जो और कोई भी किसी प्रकार की घटना नहीं हुई है। इस चीज़ से हम बहुत तो मतलब कितने दिनों बाद पकड़ा गया? कितने दिन? ये जी पिछले मंगलवार को आया था और आज लास्ट नाइट को पकड़ा। माहौल ऐसा रहा था, भक्तों की तो संख्या घटी गई थी, क्योंकि हमारे 12 वन 24 वनों में प्रसिद्ध वन है चमेली वन। हमारे उड़ल के गांव भुलवाना की ग्राम पंचायत में आता है, 200 एकड़ में फैला है। अगर ये कोई छोटी मोटी बनी होती तो शायद 1 दिन में या 2 दिन में रेस्क्यू हो जाता। 200 एकड़ की बनी है, साथ में प्रोविजिना ड्रेन है, तो इसलिए समय लगा, क्योंकि ये दिन में तो दिखाई देता नहीं था, रात में आता था। फिर हमने पिंजरे लगाए जाल, लेकिन कुछ लोगों ने इसको एडवेंचर के रूप में देख लिया। वो रात की गाड़ियाँ ले लेके आने लगे, उनको हमने समझाया। कुछ लोगों से मुझे सख्ती से पेश आना। आपने पता है कि गांव राम के लोग ज़्यादा आ रहे थे, उन्हें रोका गया। महंत जी की और कुछ और भी थे जो उनके सहयोगी, उनकी मदद से तो रोकने से ही एक चीज़ आती है, वरना जो है ना इसका ये मिशन ख़राब हो जाता है। 2-3 दिन हमारा मिशन ख़राब रहा, पब्लिक मानी नहीं, और जब 2 दिन से शांत हुई तो ये आ गया। तो कितने दिन और कितनी कठिनाई आपको पकड़ने में लगी? ये 6 तारीख को आया था और आज 8-9 दिन के अंदर ये पकड़ा गया। तो सर अब इसको कहाँ छोड़ा जाएगा, किस तरीके से इसको? ये उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुसार जैसे बतलाएंगे कि भी यहाँ छोड़ना है वहीं। पलवल के गांव रौनीजा स्थित सरकारी स्कूल में अध्यापकों की कमी से नाराज छात्र और ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया और गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि स्कूल में अध्यापकों की कमी को शिक्षा विभाग के द्वारा पूरा किया जाए, ताकि उन्हें पढ़ाई के दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं स्कूल के हेडमास्टर की माने तो उनके द्वारा भी स्कूल में अध्यापकों की कमी के बारे में पहले ही उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है और अब विभागीय अधिकारियों ने ही शिक्षकों की कमी को पूरा करने की बात कही है। रौनीजा के सरकारी स्कूल में पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक करीब 200 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, लेकिन इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए पिछले कई दिनों से पहली से 5वीं कक्षा तक के लिए 2 ही अध्यापक हैं, जबकि 6ठी से 8वीं कक्षा तक स्कूली बच्चों को स्कूल के हेडमास्टर द्वारा ही पढ़ाया जा रहा है। स्कूल के अध्यापकों की कमी के चलते बच्चों को पढ़ाई करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अध्यापकों की कमी से परेशान होकर स्कूली बच्चों और ग्रामीणों द्वारा सरकारी स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया गया और सभी गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। हेडमास्टर का इस मामले पर कहना है कि कुछ दिनों से ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत यहां से 3 अध्यापकों को ट्रांसफ़र कर दिया गया, तभी से स्कूल में अध्यापकों की कमी चल रही है, जिसके बारे में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है और उच्च अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही स्कूल में अध्यापकों की कमी को पूरा कर दिया जाएगा। जिसके बाद उन्होंने ग्रामीणों और छात्रों को समझा बुझाकर स्कूल के गेट का ताला खुलवाया। वहीं ग्रामीणों और छात्रों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही स्कूल में अध्यापकों की कमी को पूरा नहीं किया गया तो उन्हें मजबूरन फिर से स्कूल पर ताला जड़ना पड़ेगा। रौनीजा गाँव में 8वीं तक का स्कूल था, जो कि उसे 5वीं का करने जा रहे हैं शिक्षकों की कमी के कारण। यहाँ पे शिक्षक आने चाहिए ताकि ये स्कूल
8वीं से 5वीं तक करना चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सियाने बच्चे भी हैं, वो सब तरीक़ा के बच्चे कहाँ जाएंगे इस गांव से। इसलिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे गांव रोनीजा का 8वीं तक का स्कूल रहना चाहिए और इसमें शिक्षक भेजे जाएं, ना कि शिक्षक के पीछे ये स्कूल 5वीं तक का करना जाए। कौन सा न्याय है ये जो शिक्षक के कारण जो ये 5वीं तक का स्कूल किया जा रहा है। भाई ये गलत बात है, सरकार की नीति है जो भी है, इसमें शिक्षक भेजे जाएं, ना कि ये स्कूल 8वीं से 5वीं तक का किया जाए। ये 15 दिन से ट्रांसफ़र ड्राइव चला हुआ है। तो पहले मेरे जो साइंस के अध्यापक थे वो ट्रांसफ़र में चले गए और यहाँ उनकी जगह कोई नहीं आया, सारी पोस्ट कैप्ट होगी। हमने सोचा अगले ड्राइव में आ जाएंगे। तो दोबारा जब गेस्ट का ड्राइव चला उसमें मेरे 2 गेस्ट जो टीचर थे वो दोनों चले गए और मेरी सारी पोस्टों को कैप्ट कर दिया, कोई भी टीचर नहीं आया। गाँव वालों को थोड़ा आभास हुआ कि भाई साई स्कूल को मर्ज किया जा रहा है दूसरे स्कूल में। तो आज उन्होंने कई बार अधिकारियों को लिखा है, सरकार को भी लिखा है और आज उन्होंने स्कूल को ताला लगा दिया और हम सबको बाहर ही बिठा दिया। अब 66 बच्चे 6 to 8 हैं, पहली से 5वीं तक 125 बच्चे हैं और नीचे मात्र 2 अध्यापक हैं और 6 to 8 मैं अकेला हूँ। यही आश्वासन दे रहे हैं, बेटा यहीं आप पढ़ोगे, अध्यापकों का बंदोबस्त किया जाएगा ताकि कोई ऐसा रूमर या कोई अफवाह ना फैले जिससे बच्चों में और असंतोष पैदा हो। पढ़ाई को मैं अकेला संभाल रहा हूँ फिलहाल, तो जैसी संभाली जा रही है स्थिति, आगे देखते हैं क्या होता है। अधिकारियों को मैंने 1 सप्ताह से इसी चक्कर में मैं घूम रहा हूँ, सबके संज्ञान में ये मैंने ला दिया है मामला। आश्वासन ये दिया गया है कि आपके स्कूल को दूसरे स्कूल में समायोजित नहीं किया जाएगा और व्यवस्था की जाएगी। अधिकारियों से बात हुई थी, उन्होंने ये मुझे बताया कि आप ग्रामीणों को समझाइए कि जैसा वो सुन रहे हैं अफवाह। करेंगे अगली खबर की और पलवल में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत पलवल जिले में नवजात शिशु से लेकर 18 साल तक की आयु के बच्चे को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। नागरिक अस्पताल पलवल के सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवीर सिंह ने बताया कि योजना का उद्देश्य जन्म से 18 साल तक के बच्चों में विशिष्ट रोगों की पहचान करना और बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवीर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिले में 9 RBS के टीमों का गठन किया गया है। ये टीम ब्लॉक लेवल पर कार्य करती हैं। प्रत्येक टीम में 4 मेंबर होते हैं, 2 डॉक्टर, 1 फार्मासिस्ट, 1 ANM। ये टीमें सरकारी स्कूल और आंगनवाड़ी में बच्चों की स्क्रीनिंग एवं चिकित्सा हेतु रेफरल करवाती हैं। इनका उद्देश्य 0 से लेकर 18 साल के बच्चे में नवजात विकार, बीमारी, डेफिशिएंसी और डिले के रोगों को शीघ्र ही स्क्रीनिंग करना होता है और उपचार सुनिश्चित करवाना है। सरकार अभी तक 48 बीमारियों से संबंधित स्क्रीनिंग और चिकित्सा उपलब्ध करवाती है। उन्होंने बताया है कि इस साल की स्क्रीनिंग लगभग 33,831 है, जो कि स्कूल एवं आंगनवाड़ी दोनों ही स्तर पर की गई है, जिसमें 11,411 बच्चे किसी न किसी डिफेक्ट, रोग, डेफिशिएंसी एवं डिले से ग्रस्त पाए गए हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। डिप्टी सिविल सर्जन RBS के रामेश्वरी ने बताया कि उनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बच्चों में न्यूरल ट्यूब की खराबी, डाउन सिंड्रोम, फटा होठ एवं तालू, अंदर की ओर मुड़ी हुई पैर की उंगलियां, असामान्य आकार का कूल्हा, जन्मजात मोतियाबिंद, जन्मजात बहरापन, जन्मजात हृदय रोग, विटामिन की कमी, घेंगा रोग का उपचार योजना के तहत किया जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर साक्षी ने बताया कि RBS की टीम ब्लॉक लेवल पर कार्य कर रही है, जो आंगनवाड़ी केंद्रों एवं स्कूल में जाकर बच्चों का शारीरिक परीक्षण भी करती है, उनके परिजनों को परामर्श देती है। बच्चों को उपचार के लिए सरकार द्वारा पैनल में शामिल अस्पतालों में भेजा जाता है, जहां बच्चों की बीमारी से संबंधित चिकित्सा प्रदान की जाती है। लाभार्थी प्रीति ने बताया कि गांव कुशलीपुर की रहने वाली है, उनका बच्चा मानसिक रूप से बीमार है। उन्होंने निजी अस्पताल में बच्चे को दिखाया था, जहां उन्होंने बच्चे को ठीक नहीं होने की बात कही। उन्होंने बताया कि RBS की टीम ने उनको सिविल अस्पताल भेजा है। सिविल अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनका बच्चा ठीक हो जाएगा और अब बच्चे का इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल के डॉक्टर द्वारा पूरा सहयोग किया जा रहा है। प्रीति है, मैं कुशलीपुर से हूँ। मेरा बच्चा CP चाइल्ड बच्चा है और इसका ट्रीटमेंट अब मैं यहाँ से करवा रही हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है
बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। अगर बच्चा ठीक हो या ना हो, वो पॉजिटिव थिंक देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक हो जाएगा, चाहे बाद में कुछ भी हो। और कब से इलाज चल रहा है? इलाज में 15 दिन हो गए, अभी स्टार्ट किया है। यहाँ पे आना, वहाँ आंगनवाड़ी में गई थी मैं, वहाँ पे बताया, डॉक्टरों ने मुझे सलाह दी कि आप वहाँ जाइए, वहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा आपको। और मैं मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है वहाँ। हमारे पास जिला पलवल में 9 RBSK की टीम्स हैं जो ब्लॉक लेवल पर काम करती हैं, अलग अलग PHC को केटर करती हैं। ये आंगनवाड़ी और स्कूल्स में जाती हैं। आंगनवाड़ी में साल में 2 बार स्क्रीनिंग करी जाती है और स्कूल्स में साल में 1 बार। 0 से 18 साल के बच्चों को हमारी टीम्स स्क्रीन करती हैं। स्क्रीन करने के बाद कुछ बच्चे PHC CHC लेवल पर ठीक हो सकते हैं। जो वहाँ नहीं होते उनको DEIC सेंटर पर रेफ़र किया जाता है, जहाँ से कि सरकार के द्वारा एम्पैनल्ड कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिनके साथ MOU है सरकार का, जैसे कि सर्वोदय हॉस्पिटल है, सत्य साई हॉस्पिटल। हम 4 Ds मेन है, 4 Ds बोलते हैं हम। 4 Ds में आता है डेवलपमेंट, पहली बात तो डिफेक्ट, बर्थ डिफेक्ट्स, दूसरा आता है डिजीज़ एंड तीसरा डेफिशिएंसी और 4th नंबर पे डेवलपमेंट डिलेज। अब बर्थ डिफेक्ट्स में क्या क्या है? बर्थ डिफेक्ट्स में आता है पहले कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, हार्ट की कोई भी ऐसे जो जन्म की बीमारियां होती हैं उनको हमारी टीमें एग्जामिन करती हैं और उनको हम हायर सेंटर से अगर होता है तो वहाँ भेजते हैं, यहाँ होता है तो यहाँ आता है। दूसरा क्लेफ्ट लिप, कटा हुआ होठ है, पैलेट है, आँखों की बीमारी है जैसे कंजेनाइटल कैटरैक्ट होता है, या फिर कई बार क्या डाउन सिंड्रोम्स। डाउन सिंड्रोम आपने मैं कुछ थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूँगी। डाउन सिंड्रोम है क्या? ये क्रोमोसोमल डिजीज़ है जो जन्म से बच्चे में होती है। तो इसमें क्या है, बच्चा जैसे आप भी पहचान सकते हैं हमारी टीमें कि वो उसका मंगोलियन फेस होता है, उसको डिटेक्ट करती हैं हमारी टीमें। और कितने जो डाउन सिंड्रोम लोगों में भ्रांति है समाज में कि ये ठीक नहीं होगा, उसको बावला बच्चा बोलते हैं कि ये मेंटली साउंड। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM के खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।